अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम, खुशामदीद, मरहबा। आपको कहते हैं अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन में। और 5 बजे के बाद जैसा कि आपको पता है कि हम आपको न्यू पाकिस्तान के किचन में लिए चलते हैं, जहां पर शेफ़ अनम होती हैं और उनके साथ सुपीरियर के कलनरी स्कूल से कोई एक स्टूडेंट होते हैं। आज अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलामुअलैकुम अनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिए मैं अब डिटॉल के किचन के पास, डिटॉल के सिंक के पास खड़ी हूँ और आज बेसिकली हम डिटॉल से पहले हाथ धोएंगे। आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत, साफ करना बहुत जरूरी है। गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस हिसाब से जो है डिटॉल हमारे लिए एक नया डिटॉल कूल लेकर आया है, जिसमें मेंथोल की ब्रस्ट है और ये 5 डिग्री आपको कूल रखता है और 99.9% जो जर्म्स है वो उससे आपको दूर रखता है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त गर्मी का सलूशन हमारे लिए जो है वो डिटॉल ले आया है। और उसके साथ आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा की जो डिज़र्ट है वो है जी मैंगो कस्टर्ड विद रूह अफ़ज़ा हम बना रहे हैं। और साथ में जो हम मेन कोर्स बना रहे हैं वो है जी चिकन जलफ्रेज़ी विद एग फ्राइड गार्लिक फ्राइड राइस। क्या बात है। लेकिन आप इसको एग फ्राइड राइस के साथ भी कॉम्बो कर सकते हैं इसका, और व्हाइट राइस के साथ भी कर सकते हैं। खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है ना अभी से, सॉसेस वगैरह अभी हल्का फुल्का वो कहते हैं ना स्टार्ट किया है। एक तरफ मैंने जो मैंगो रूह अफ़ज़ा कस्टर्ड है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है, एक तरफ जलफ्रेज़ी की तैयारी स्टार्ट कर दी, ताकि विद इन 1 ये जलफ्रेज़ी का भी आगाज उसी तरह से होता है जिस तरह हर चाइनीज का यूजुअली बहुत सारे ऑयल में जब गार्लिक के बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली बड़ी एक क्विक रेसिपी मैं आपके साथ इसकी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि चिकन ले लेना है, उसको क्यूब्स में कट करवा लेना। अच्छा, मीट की चॉइस इधर आपकी अपनी है पर्सनल, मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें सॉल्ट डालें, ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी रेड चिली क्रश हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जो है जलफ्रेज़ी मसाला वो भी इसके अंदर ऐड ऑन किया है। आपने सिंपल पहले ऑयल में अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई करना है। तकरीबन 6 से 7 टमाटर को ब्लेंड करके वो आपने इसमें ऐड ऑन कर देने। जब टमाटर का पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अनियंस है, कैप्सिकम है, टमेटोज है। लास्ट में उसको 1 से 2 मिनट का दम लगाएंगे और गार्लिक फ्राइड राइस। अमेजिंग। अनम आपकी जानिब से यकीनी तौर पर दोबारा बढ़ेंगे। तो अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं सुपीरियर स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट से। अब्दुल्ला, आपका एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है स्कूल में? कितनी देर हो गई है आपको ये डिग्री पढ़ते हुए? मुझे अभी 6 मंथ हुए कलनरी स्कूल में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर। और इस डिग्री का मुझे ये फ़ायदा है कि मैं आगे जॉब और अच्छी फाइंड कर सकता हूँ। जो मुझे डिप्लोमा होल्डर से अच्छा है कि आप डिग्री करें, डिग्री से जो आपकी पेज पे बहुत डिपेंड करता है आपको, क्योंकि क्वालिफाइड शेफ आजकल बहुत कम है और हर जगह पे गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं शेफ्स के लिए और इंटरनेशनल भी जाते हैं आप, तो आपको ज़्यादा क्वालिफाइड वो हायर करते हैं। तो हम जो कलनरी स्कूल है इसको बहुत अच्छा और प्रमोट किया जा सकता है अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें। ठीक हो गया। तो अनम, जो स्टूडेंट्स अब हमारे पास डेली रूटीन में आ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका काम करने का तरीका है, कितना मुख्तलिफ है? बिल्कुल, अभी तक जो 3-4 लोग आ चुके हैं शो में, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस अनवार उनके साथ रहा है। बल्कि बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट भी कर रहे हैं और वो कटिंग करके दे देते हैं। तो मेरे लिए जो है लाइक 1 आवर में कुकिंग करना वो और आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये बच्चे लग रहा है कि सीख रहे हैं। प्रेजेंटेशन में भी, प्रेजेंटेशन में, हाँ जी, प्रेजेंटेशन में जो है बहुत हद तक मुझे ये केटर करते हैं। आज की भी सारी प्रेजेंटेशन अब्दुल्ला ये आपके लिए टास्क है कि प्रेजेंटेशन फाइनल डेली तो अनम बड़ी जबरदस्त करती हैं, तो खाने के प्रेजेंटेशन ऐसे हो कि बस दिल लल जाए कि भाई खाना खाया जाए। जनाब, प्रोग्राम में अनवार आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाक अफगान सीरीज के हवाले से, जिसका इख्तिताम तो कौमी टीम की जीत पर हुआ, मगर ये सीरीज अफगानिस्तान के लिए अनवार बिल्कुल जी, क्योंकि अफगानिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली है और कल होने वाले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कल तो बहुत अच्छी रही है और आखिरी मैच में पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। साइम अयूब 49 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि आजम खान और वसीम शाह की जगह इफ्तिखार अहमद और वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है। जो परफॉर्मेंसेस हमने पहले 2 मैचेस में देखी उस पर काफी तनकीद भी की गई और यही कहा गया कि सीनियर्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। चेंजेस में तो इतने ज्यादा एक्चुअली कर दिए गए थे कि वो फिर, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम व्हाइट वॉश से बच गए। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। भट्टी साहब, पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश से तो बचा लिया, नफसियाती प्रेशर भी बन चुका था, तो इस सीरीज से क्या सीखने को मिला, ये जो तब्दीलियां हमने इतनी ज्यादा की थी? नबिया, मेरे ख्याल में जो हमें सबक मिल रहा है
वो यही मिल रहा है कि गैर जरूरी तजर्बात जो हैं वो नहीं करने चाहिए। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जो एक साथ अपने 5 मैच विनर जो हैं उनको बिठा दे और नए लड़कों को डाल दे। हमने 4 डेब्यूटेंट इस सीरीज में भेज दिए, 3 लड़कों का कमबैक करवा दिया। मेरा ख्याल में जो दुनिया में जहां नए लड़कों को ट्राई किया जाता है वहां पर यूथ और एक्सपीरियंस उसका कॉम्बिनेशन होता है। हमने इत्तेफाक से बहुत सारे नए चेहरों को डाल दिया जिसकी वजह से नतायज जो थे अफगानिस्तान के फेवर में चले गए। मेरा ख्याल में वो खराब प्लानिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अगर आराम देना था तो बाबर आजम को आराम देते, रिजवान को आराम दे देते, फखर जमान को खिला देते, हारिस रऊफ को खिला देते, शाहिन शाह को आराम दे देते। वो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर बनाते, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें प्लानिंग का फुकदान नजर आया। फिर इफ्तिखार को हमने पहले 2 मैचेस में नहीं खिलाया, फिर शान मसूद को हम टीम के साथ लेकर के इत्तेफाक से शान मसूद तीनों मैचों में नहीं खेले। तो मेरे ख्याल में हमने प्लानिंग अच्छी नहीं की जिसकी वजह से नतायज अफगानिस्तान के फेवर में चले गए। ठीक है भट्टी साहब, अब ये डिसीजन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही था, तो लेकिन खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा इस वक्त तनकीद हो रही है। सारे नए प्लेयर्स थे, उन पर इतनी ज्यादा तनकीद होना आप समझते हैं ठीक है? उन पर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई एकदम से। देखिए अनवर साहब, मैं पाकिस्तान सुपर लीग में तकरीबन सारे मैचेस में मौजूद था जी। मैंने एक बार पिंडी में जब सवाल किया नए प्लेयर्स के बारे में बाबर आजम से, तो बाबर आजम का ख्याल था कि वक्त से पहले मीडिया जो है वो प्लेयर्स के लिए हाइप क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं। फिर जब फाइनल हुआ लाहौर में, तो फाइनल के बाद इसी किस्म का मैंने जब रिजवान से सवाल किया तो रिजवान ने भी कहा कि देखें, जब कच्चा फल आप दरख्त से तोड़ते हैं तो उसमें वो मजा नहीं आता जो पके फल का आता है। तो मेरे ख्याल में ये एक थ्योरी थी। हमने वक्त से पहले अपनी पिचेस पर, देखें अगर हमने नए लड़कों को ट्राई करना था तो अभी 14 अप्रैल से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान 5 T20 और 5 वनडे खेलने आ रही है। मेरे ख्याल में अपनी कंडीशंस में हम अपने लोगों के सामने अपनी पिचेस पर इन लड़कों को कॉन्फिडेंस दे सकते थे। मेरे ख्याल में शारजा जैसी मुश्किल कंडीशन में, जो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है जहां अफगानिस्तान के प्लेयर्स पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर हमने नौजवान प्लेयर्स को प्रेशर में डाल दिया। और शादाब खान की मेरे ख्याल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन भट्टी साहब सारी जिम्मेदारी हम एट द एंड हमेशा जिस तरीके से खिलाड़ियों पर डाल देते हैं, बोर्ड के लिए भी ये सवालिया निशान है। कोचेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग के लिए आप जा रहे हैं, स्क्वाड जा रहे हैं और इतनी मेजर तब्दीलियां हुई हैं, तो कोचेस के ऊपर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है ना। अच्छा नबिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आपसे शेयर करूं जी कि इस सीरीज में जो कोच थे वो भी पहली बार पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने अब्दुल रहमान। बल्कि देखिए कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया रिलीज में मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच अनाउंस कर दिया। अगले दिन मोहम्मद यूसुफ को हटाकर अब्दुल रहमान को हेड कोच बना दिया। और फाइनली मोहम्मद यूसुफ ने, जो मेरी इत्तलात है कि वो नाराज हो गए, उन्होंने बैटिंग कोच की हैसियत से अब्दुल रहमान के साथ शारजा जाने से इनकार कर दिया। तो देखिए कोचेस भी नहीं थे, कोचेस को भी हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते। लेकिन पीसीबी का थिंक टैंक जिसमें नजम सेठी साहब हैं, हारून रशीद जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, मेरे ख्याल में हम बेहतर प्लानिंग कर सकते थे। हार की प्लानिंग तो दुनिया की कोई टीम नहीं करती ना, कि आप अपने नए लड़कों को नर्वस करके अफगानिस्तान के खिलाफ उतार दें। तो मैं जो बात कह रहा था कि शादाब खान ने कहा कि हमारे बैट्समैन जो थे वो नर्वस नजर आए। देखिए हमारा जो हिस्ट्री रही है, हम फास्ट बॉलर्स को यंग एज में डेब्यू करवाते रहे। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान वगैरह सब कम उम्री में आए। तो आप देखें कि एहसानुल्लाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जमान खान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बैट्समैन हमारे स्ट्रगल करते रहे। साइम अयूब ने भी 2 मैचेस में नाकाम होने के बाद स्कोर किया, 23 रन मोहम्मद हारिस ने बनाए। अब्दुल्ला शफीक नाकाम रहे, तैयब ताहिर नाकाम रहे, आजम खान का कमबैक जो था वो बड़ा मायूसकुन रहा। 2 मैचेस में 1 रन बना सके। तो ओवरऑल नौजवान बैट्समैनों के लिए सीरीज जो थी वो ज्यादा अच्छी नहीं रही। मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेदारी नौजवानों को तो हम नहीं दे सकते, क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए। तो भट्टी साहब क्या समझते हैं, अफगानिस्तान जीता है या फिर हम हारे हैं? मेरे ख्याल में हम हारे हैं। हमने ये तश्तरी में रखकर सीरीज अफगानिस्तान को दे दी है। अगर हमारे मेन प्लेयर्स होते तो शायद इतने बुरे नतीजे नहीं होते। देखें, अगर अब मसला ये है कि हमने नए लड़कों को ट्राई किया, बहुत सारे लड़के बैट्समैन
नाकाम रहे। अब उनका फ्यूचर क्या है? क्या अब हम अगली सीरीज में फिर चेंजेस करेंगे? खिलाने का खतरा मोल लेंगे? नहीं, या फिर उन लड़कों को यहीं पर खुदाफिज कह देंगे। हमारा ये भी सिस्टम की फेलियर है। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से सिस्टम फेलियर का आप जिक्र कर रहे हैं और पुराने खिलाड़ियों का आप तस्करा कर रहे हैं, सीनियर, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कल्चर ही शायद परवान चढ़ता जा रहा है तनकीद बराए तनकीद का। अच्छा, अब्दुल रज़ाक ने जो बाबर आजम पर तनकीद की है उनके फिटनेस के हवाले से, वो कह रहे हैं कि उनकी फिटनेस वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं है, तो ये महज उन्होंने तनकीद की है या वाकई बाबर आजम जो है वो इस वक्त अनफिट है? नहीं, देखिए बाबर आजम अनफिट नहीं है, बल्कि कल बाबर आजम ने ट्विटर पे अपनी एक वीडियो शेयर की है कि वो गोल्फ कोर्स में, लाहौर के किसी गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे हैं। देखिए बाबर आजम फिट तो हैं। बाबर आजम को जहां प्रॉब्लम आ रहा है, जो दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं कहते हैं कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट तेज करना चाहिए। वो ज्यादा बॉलिंग खेलते हैं, रन उतने नहीं बनाते। वो कहते हैं कि 112 115 के स्ट्राइक रेट के बजाय उनका स्ट्राइक रेट 130 140 होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में बाबर आजम की फिटनेस का इशू नहीं है। अब रज़ाक मेरे दोस्त हैं, अब रज़ाक के बारे में कुछ कह दिया तो नाराजगी हो जाएगी। तो आज छठा रोजा है, इसलिए नाराजगी ठीक है। तो भट्टी साहब, अब ये मसला हम आए रोज देखते रहे हैं कि हमेशा ये मसला रहा है, सीनियर्स को खिलाएं ना खिलाएं, कंफ्यूजन रही है पहले भी। अभी शादाब खान जो कैप्टन रहे हैं अफगानिस्तान की सीरीज में, तो उन्होंने भी ये कह दिया है कि सीनियर्स की कमी महसूस हुई है। जिस तरह से तनकीद होती थी बाबर पर, रिजवान पर, तो वो तनकीद वाला जो एक दाग था अब धुल गया होगा उन पे से। देखें अनवर साहब, मीडिया जो है ना, इसमें मीडिया भी, हमारे दोस्त मीडिया के जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं, हम भी उसमें जिम्मेदार हैं कि हम लोग भी डिवाइडेड हैं। हम लोग एकदम से एक परफॉर्मेंस पे लड़के को आसमान पे पहुंचा देते हैं और दो खराब परफॉर्मेंसेस पे लड़के को जमीन पे ले आते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें हमारा सिस्टम का तो फेलियर है, लेकिन वक्त से पहले वही जिस तरह कच्चे फल की हम बात कर रहे थे, लड़का पूरा एस्टेब्लिश हो जाए। आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देख लें, जस्टिन लैंगर मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ ट्रैवल करते थे, ऑस्ट्रेलिया वाले उसको खिलाते नहीं थे। फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए तो उसके बाद उसने पलटकर फिर टीम से ड्रॉप होने का नाम नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी को हम सबक देना चाहते हैं, किसी खिलाड़ी का ग्रुप तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है, बजाय इसके कि उस खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप कर देंगे। जी आराम दिया जा रहा है। आराम किस बात का? 3 मैच की सीरीज थी जी, 5 दिन में ये टीम वापस आ गई, अगले 20 दिन तक फिर कुछ नहीं है, तो आराम किस बात का? भट्टी साहब, ये जो बेहतर प्लानिंग का आप तस्करा कर रही है, न्यूजीलैंड सीरीज जब आने वाली है, तो उसमें आपको कोई बेहतर प्लानिंग अब दिखाई दे रही है या उसमें भी एक्सपेरिमेंट ही किया जाएगा? देखिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए खतरे की घंटी तो बज गई। आपको पता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्रिकेट भी बार दफा हमारे सियासतदान क्रिकेट के साथ भी माइंड गेम खेलते हैं। तो ये भी खतरा मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई तो फिर पॉलिटिकल स्पोर्ट सेटलिंग वहां भी होगी। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि अब नजम सेठी साहब ये खतरा मोल नहीं लेंगे, तब्दीलियां जरूर करें। जो लड़के अच्छे हैं, साइम अयूब नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था, साइम अयूब को टीम के साथ ले जाना चाहिए था। तैयब ताहिर को अभी हमने वक्त से पहले चांस दे दिया, 3 मैच खिला दिए। आजम खान को 2 मैच खिला के बाहर कर दिया। अब आजम खान की फिटनेस का तो इशू है, लेकिन आजम खान जैसे भी है हमारी PSL के कामयाब तरीन बैट्समैन है, उनकी जो पावर हिटिंग है उसके बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं। तो अब या तो फिर आजम खान को यहाँ से हम खुदा हाफिज कहते हैं कि क्या करें, लेकिन मेरे ख्याल में अब बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। हम लड़कों को टीम में लेके आए, लेकिन थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का काम लें। मीडिया भी एकदम से जो हाइप क्रिएट करता है, उनको भी चाहिए कि वो भी थोड़ा मोहतात रहे। हम लोग भी देखें, हमारे यहाँ भी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है। अब देखें ना, आप दोनों रोजाना शो करते हैं, अगर आपकी जगह किसी जूनियर को, इमरान अहमद मानी को ही शो में बिठा दें, तो अब आपके व्यूअर क्या कहेंगे कि भाई वो अनवर साहब और नबिया कहाँ चले गए? तो मतलब एक जो ब्रांड होता है, ब्रांड की कंपनी। क्या बात है भट्टी साहब आपकी। मार्केट में हमारा रेट बढ़ गया भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि जो बिला वजह के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए थे। हमने प्लेट में रखकर ये सीरीज अफगानिस्तान को दी है, वो ये सीरीज हमसे नहीं जीते। हम
करेंगे, लेकिन किचन में इस वक्त मेरे ख्याल से अनम से बात किए बगैर ब्रेक पे जाना बड़ी ज्यादती होगी। अनम क्या कर रही हैं आप जनाब? ध्यान सारा किचन के जाने भी मेरा तो बटा हुआ है, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कमाल की। जी अनम, कहाँ तक पहुंची आपकी कुकिंग? जी चिकन जलफेजी जो है वो रेडी हो रहा है और एक तरफ जो है मैं गार्लिक राइस रेडी कर रही हूँ। तो अब मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ रूह अफ़ज़ा की रेसिपी। तो आपको पता है कि जैसे कि रूह अफ़ज़ा जो है 110 साल की लेगेसी के साथ है और इसके अंदर जो है सारे ये ज़बरदस्त किस्म का मशरूबात है और हमारी सहरी और अफ्तारी जो है वो इसके बगैर तो मुकम्मल होती ही नहीं है। तो उसी लिहाज पे सोचते हुए मैंने कहा कि आज अफ्तारी में हम रूह अफ़ज़ा मैंगो डिज़र्ट बना लेते हैं। उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया है, 1 से 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है, उसको बॉईल कर लिया है। उसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड के ऐड किए, साथ में मैंने उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम की ऐड की। अच्छा, इसमें ये सबसे बेस्ट बात ये होगी कि इसमें से चीनी स्किप हो जाएगी और हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब, जो कि बनते हैं तकरीबन 7-8 टेबलस्पून के करीब। तो वो आपकी जो चीनी का लेवल है वो उसको कंप्लीट कर देगा। और उसके बाद लास्ट में हम इसको जो है बादाम के साथ इसकी गार्निश करेंगे और आप चाहें तो इसके अंदर जो है मिक्स कलर की जेलीज भी ऐड कर सकते हैं। जबरदस्त। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे न्यू पाकिस्तान। और कुछ तो नहीं रहेगा देखने के लिए। वेलकम बैक नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। मुफ्ती अहमद खान सईदी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे ब्रेक से पहले और आज का उन्वान है सिला रहमी। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले आप सिला रहमी से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। जी, सिला रहमी के हवाले से हमारा दीन हमें सिखाता है साज़र दीन इस्लाम के आने से कबल इस दुनिया के आलम क्या था वो हम सब इससे आगाह हैं। दीन इस्लाम आया और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उन रिश्तों को तक़द्दुस बख्शा, इज़्ज़त दी जिनकी इससे कबल नहीं थी। ख़ास तौर पर सिला रहमी के हवाले से साज़र हमारी बात हो रही है, उसमें बेटी हमारी करीब तरीन अजीज़ा और रिश्तेदार में हमारा खून है, उसके साथ क्या सलूक होता था, बदसलूकी होती थी, वो हमारे नॉलेज में है। उनके साथ सिला रहमी कैसे हुक्म दिया गया, फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियां दे, उनकी सही और अच्छे अंदाज में तालीम और तरबियत अल्लाह ताला ने मेरे दिल में रखा है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। तेरे दिल में अगर नहीं है तो खुदा से मांगना चाहिए। सिले रहमी के हवाले से जैसे हमारी बहन भी फरमा रही थी, करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो ये चाहता है कि उसके रिस्क के अंदर तंगी ना हो, फराखी हो, तो वो रिश्तेदारों के ऊपर सर्फ करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबी हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ रकम है, मैं उसको सर्फ करना चाहता हूँ, राह खुदा में तकसीम करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको अपने ऊपर सर्फ करो। या रसूलल्लाह, इससे वाफिर कुछ मेरे पास रकम है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी फैमिली के ऊपर उसको सर्व करो। सिला रहमी सबसे पहले अपने घर में। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने फिर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, इससे वाफिर भी मेरे पास कुछ है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, फिर आप ऐसा करें कि अपने रिश्तेदारों के अंदर उसको सर्व करें, जो अपनी फैमिली से ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं उनके अंदर सर्व करें। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में भी हमें सबसे पहले यही सबक मिलता है, सबसे पहले अपनी इज़्ज़त नफ्स, उसके बाद अपनी फैमिली, उसके बाद रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी। मुफ्ती साहब, जिस तरह से हम देखते हैं गैर मुस्लिमों से भी यही कहा गया है, यही सिखाया गया है कि जो सिला रहमी है, इस्लाम तो उसकी तलकीन करता है, लेकिन आज फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों चेंज होता जा रहा है? इसमें मसला ये है कि साज़र हुकूक इस्लाम ने सिर्फ मुसलमानों के नहीं दिए हैं, गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं। यहाँ तक कि दीन इस्लाम ने तो जानवरों के भी हुकूक दिए हैं। फ़तह मक्का के मौके पर जब करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे, तो चंद एक सहाबा के नबी अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई, एक जगह पर कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। सरकार ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई भी यहाँ पर खड़े हो जाएं और यहाँ से ये लश्कर गुजरे, कहीं ऐसा ना हो इस कुतिया और कुतिया के बच्चों को कोई तकलीफ पहुँचे, इसकी हिफाजत करें। तो जो दीन इस्लाम इस तरह के वो जानवर के जो नजस है उसकी इस कदर हिफाजत फरमाते हैं, फिर गैर मुस्लिम अगर चाहे वो इंसान तो इंसान है, उनके हुकूक भी दीन इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं। और जो लोग शिद्दत पसंदाना रवैया किसी के अंदर अगर है तो वो दीन इस्लाम से दूरी की वजह से है। जो दीन इस्लाम को सही मानों में और करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझता है
वो हर किसी को उसके हक के ऊपर रखते हैं और उसी तरह के हुकूक उसको मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि हर मसले का जो हल है वो भी हमें हमारे दीन से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं विरासत के मामलात का, तो विरासत की तकसीम भी किस तरीके से की जानी है वो उसकी प्रॉपर डिटेल्स मौजूद हैं। वो हमारी कम इल्मी है या ला इल्मी है कि हम उसको नहीं जानते, और यही वो एक मामला है कि जब वालिदैन इस दुनिया से पर्दा चले रुखसत फरमा जाते हैं तो फिर जो उनकी जो औलाद होती है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है जायदाद की तकसीम। फिर भाई बहनों को हिस्सा नहीं देते, सारी जिंदगी बहनें भाइयों की शक्ल नहीं देखती। तो ये वो मसले मसाइल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में आजकल, तो कता ताल्लुकी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा ही खूबसूरत और दौर हाजिर का ये अहम तरीन मसला भी है कि ये हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो लोग दीन से जिस कदर मुंसलिक हैं, बहुत सारे दीनदार भी माशाल्लाह, जैसे बहन ने जिस तरह इशारा किया है, वो भी जो है वो गसब करके बैठ जाते हैं। लेकिन दीन इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। माँ का भी विरासत के अंदर हक है और बेटियों का भी हक है, बहनों का भी हक है। और अगर कोई इस हक तलफी करते हैं और जबरन या खुशदिली से वो बहनों से हक ले लेते हैं, तो ये दीन इस्लाम इसकी हौसला अफजाई नहीं करता है। करीम आका अलैहिस्सलाम ये सिला रहमी के ही मामलात में से एक है कि जिसका जो हक है उसको दिया जाए। और करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात भी हैं और अल्लाह ताला ने करीम आका के ज़रिए से कुरान पाक नाज़िल फरमाया। तो कुरान पाक के अंदर पूरा एक रुकू हमें विरासत की तकसीम। इसी से एक सवाल कता कलामी के लिए माजिद के एक नुक्ता यहीं से जुड़ता है कि कहा यह जाता है कि बाप की जायदाद की जो भी विरासत है उसका हिस्सा तो बेटियों को जहेज की सूरत में दे दिया गया, तो अब कोई हिस्सा नहीं मौजूद है, जिसकी वजह से मसाइल चूंकि बढ़ते बहुत ज्यादा है और फिर हम गुनाह के भी मुर्तकिब होते हैं। इसलिए मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वालिदैन जो शादी अगर बेटियों की होती है तो बेटों की भी तो शादी होती है, बेटों की शादियों के ऊपर भी खर्च होता है। तो फिर इस अंदाज में तो उनके ऊपर भी खर्च हो गया, बेटों के ऊपर भी खर्च हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। जिस तरह बेटे जायदाद के अंदर हकदार हैं, इसी तरह बेटियां भी हकदार हैं। यहाँ तक कि वो घर के जिसके अंदर वालिदैन रहते हैं, उस घर के अंदर भी बेटियां वालिदैन की उस जायदाद, उस घर की के अंदर भी अपने हिस्से की मालिक होंगी। ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप बच्चियों को तालीम दे दें और उनकी अच्छी तरह शादी कर लें, तालीम तरबियत कर लें और उनको विरासत ना दें। ऐसा नहीं है। तालीम तरबियत अपनी जगह पर खर्च होगा और उनकी जो विरासत है, उनकी विरासत का हक उनको उसी तरह अदा किया जाएगा जिस तरह बेटों को अदा किया जाता है। ठीक है, मुफ्ती अहमद खान सईदी हमारे साथ ब्रेक के बाद भी मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती अहमद खान सईदी साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स कता ताल्लुक रखे तो किस तरीके से सिला रहमी उसके साथ की जा सकती है? ख़ासकर हमने देखा है कि इस्लाम अपने मातहतों के हवाले से भी काफ़ी हुस्न सलूक के हवाले से हमें गुफ्तगू मिलती है, बातचीत मिलती है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये उस हवाले से दीन इस्लाम ने हमें जो हुक्म दिया है वो ये कि अगर कोई आपसे कता ताल्लुक करता है, आप कदम आगे बढ़ाएं, हाथ आगे बढ़ाएं, आप अपनी तरफ से फरीज़ा अदा कर लें। वो अगर आगे नहीं बढ़ता तो आपने अपना हक अदा कर लिया। अब सवाब गुनाह उसके ज़िम्मा पे है। और इसी तरह दीन इस्लाम ने हमें जो हुकूक दिए हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो हम मज़हब नहीं होते। जैसे मज़हब की बात पहले हो रही थी, अगर हम मज़हब नहीं भी हैं, एक मुसलमान है दूसरा गैर मुस्लिम है, बिलफ़र्ज़ वालिदैन गैर मुस्लिम है, औलाद मुस्लिम है, तो तब भी दीन इस्लाम ने उनके साथ हुस्न सलूक का, सिला रहमी का हुक्म दिया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये सिला रहमी और हुस्न सलूक तो हमेशा रहेगा, लेकिन उनकी फर्मोबरदारी सिर्फ उसी चीज़ में होगी जिसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी ना हो। दीन से इनहिराफ का अगर वो हुक्म देंगे तो उनकी फर्मोबरदारी नहीं होगी, वो बात उनकी नहीं मानी जाएगी। ये नहीं कि उनके साथ बदतमीजी की जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फर्माबरदारी नहीं होगी।
ठीक है, वो हमारे वालिदैन हो, वो हमारे सरबराह किसी भी हवाले से हों, एक चीज़। दूसरे जो बहन ने सवाल किया उसका मुख्तसर जवाब जो है वो यही है कि अगर कोई शख्स हमसे कता ताल्लुक़ करता है हम फिर भी हाथ आगे बढ़ाएंगे और कता ताल्लुक़ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अहमद खान सईदी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। और अभी किचन का रुख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो तैयारी है खाने की वो अनम ने पूरी कर ली है। तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली हैं, जो कि रूह अफ़ज़ा, मैंगो कस्टर्ड वो भी रेडी हो गया है। साथ में जो डालडा की ऑयल में हमने आज बनाया था वो था जी चिकन जलफ्रेज़ी, और साथ में गार्लिक फ्राइड राइस, तो वो भी रेडी है। ठीक हो गया। तो आज फिर मैंने मीठे की रेसिपी दे दी हुई थी, मैं गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी बस रह गई थी, वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए 1 kg राइस लिए थे, उसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हमने सोक कर लिया। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डालडा कुकिंग ऑयल लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून ही हम इसमें बटर ऐड करेंगे, चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप के करीब, उसमें जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिकन क्यूब्स हम उसमें ऐड करेंगे। आप अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो उसके अंदर जो है आप चिकन पाउडर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ में मैंने उसको जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो मैंने राइस ऐड कर दूंगी, वाटर ऐड करेंगे, जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा लास्ट में उसको दम लगाएंगे 3 से 4 मिनट का, तो हमारे गार्लिक फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे और ऊपर से हम उसको ग्रीन अनियंस के साथ गार्निश करेंगे। ठीक हो गया। तो अब्दुल्ला ने फिर आज क्या हेल्प की है? अब्दुल्ला ने जितनी भी कटिंग थी सारी वेजिटेबल्स जो मैंने जलफ्रेजी में ऐड ऑन की है, इनफैक्ट जो इसके गार्लिक राइस के ऊपर जो गार्निश है वो भी अब्दुल्ला ने ही कट कर। ठीक है। तो अब्दुल्ला फ्यूचर प्लान्स क्या है? रेस्टोरेंट बनाना है या इंटरनेशनली? सॉरी, पहले इंटरनेशनली अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद अपना कैफे ओपन करना है इंशाल्लाह। तो अब्दुल्ला ऐसा वैसे होता है फैमिली में, जिस तरह से अभी रमजान है या कोई गेट टुगेदर हुआ तो बहनें या घर में मौजूद अम्मी अक्सर कुछ बनाते हो, कुछ स्पेशलिटी है, अभी एक्सपर्टीज है किसी चीज में? मम्मा के साथ सिर्फ मैं बनाता हूं। आप ही बनाते हैं? मैं बनाता हूं। अच्छा, ये कोई गेस्ट आ जाए तो किस खाने में ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज है? सबसे बेस्ट आप क्या बना लेते हो? कॉन्टिनेंटल और थाई ज्यादा। तो आजकल तो चूंकि रमजान है, पाकिस्तानी कुजीन हमारी बड़ी फेवरेट होती है इन अफ्तार, लेकिन जो जिसमें कहते हैं ना एक्सपर्टीज है जो आपकी, वो कॉन्टिनेंटल में ज्यादा है। दैट्स अमेजिंग। बेस्ट विशेस टू यू अब्दुल्ला एंड थैंक यू सो मच अनम, आपने इतनी अमेजिंग आज रेसिपी भी हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर जो घर बैठी खवातीन है वो भी मुस्तफीद हो रही होंगी। और अनवार प्रोग्राम का टाइम इसके साथ हमारा खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।